मैं खुद भी थक चुकी हूँ रोज़ इस तरह रात को बाहर खाने खा खा के, लेकिन क्या कर सकती हूँ, फ़िलहाल बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या? आप तो जानते हैं मुझे, आप ही की सिखाई हुई हूँ। आप बेफिक्र रहें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी आपसे। क्या? लेकिन ये हादसा हुआ कहाँ पर है? किसके साथ थे? क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक ज़रूरी टेलीफोन में, बैठ जाओ। अच्छा, अब क्यों मुझे बता रहे हो? अभी तक मरे हुए थे। क्या हुआ? बाबा जान को गिरफ्तार कर लिया है। किस वजह से? नशे के सामान के जुर्म में। क्या तुम्हारे बाबा नशा करते हैं साबिर? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह थोड़ी होता है कि किसी को भी पकड़ ले। मैं कह रहा हूँ नहीं परिसीमा, मैं बाबा जान के साथ 50 साल से रह रहा हूँ। वो कभी नशे का सोच भी नहीं सकते। तो फिर बेचते होंगे जरूर। बाबा जान? लेकिन किस लिए? वो पैसों के लिए भाई। उनके रोजाना 100 से ज्यादा ट्रक इधर से उधर सामान लेकर आते जाते हैं, शुमाल से जनूब और जनूब से शुमाल, दुबई से इधर उधर। फिर उन बॉक्स में हेरोइन रखना कोई। बाबा जान ये काम नहीं कर सकते। फिर ऐसे ही फालतू में तुम्हारे बाबा को गिरफ्तार कर लिया। कोई भी किसी को भी पकड़ लेगा। अचानक हशमत फिरदौस जो करोड़ों का मालिक है, गलती से पकड़ लिया गया नशे के जुर्म में और लॉकअप कर दिया। बहुत सीधे हो साबिर। मेरे ख्याल से वही लड़का इसका सबब है। कौन सा लड़का? एक बेचारा बेरोजगार लड़का था, शुमारी इलाके में हमारे घर मछली और सामान लाता था। फिर अचानक हमारी मार्केट में आ गया। फिर उसे झाड़ू दे दी गई और वो मार्केट की सफाई करने लगा। फिर एक दिन बाबा जान ने उसे अपना ड्राइवर बना लिया। उसने राना से बदतमीजी की। बाबा जान को उसको निकाल देना चाहिए था, और सुना है कि परसों बाबा जान ने उसे निकाल भी दिया था। फिर उसके बाद वो उससे मिलने के लिए होटल गए, जहाँ उन दोनों को पकड़ लिया गया। बहुत सीधे हो, एक के पीछे एक मौजूद है यहाँ। तुम्हारे बाबा ऐसे ही उस लड़के को नौकरी से निकाल देते हैं और फिर तुम क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मैं अपने वकील से बात करूँ। लाओ मुझे तो, पागलपन छोड़ो। अच्छा, तो मैं अब क्या करूँ? मैं इस तरह तो उन्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्या मतलब क्यों? साबिर, ये जबरदस्त मौका मिला है तुम्हें। हशमत फिरदौस अभी जेल में है। सही या गलत, फिलहाल वो बंद है। अगर सही बंद हुए हैं तो अभी तुम सुकून का सांस लो और दौलत के मालिक बन जाओ। अगर गलती से बंद हुए हैं तो जब वो बाहर आएंगे तो खुद अकेले होंगे और जिस्म पर सिर्फ लिबास होगा। पुलिस को काफी टाइम लगेगा इस कहानी को समझने के लिए। और फिलहाल तुम्हारे बाबा जेल में बंद हैं। उस वक्त तक तुम हर चीज का इख्तियार अपने हाथों में ले सकते हो और सारी दौलत तुम्हारी होगी। फिर सब कहेंगे जी जनाब, अच्छा जनाब, जी सर, अच्छा सर। साबिर, होशियारी करो और इस मौके से फ़ायदा उठाओ। अच्छा, जब तुम्हारे बाबा जेल से रिहा हों तो किसी भी इलाके में एक छोटी सी दुकान उन्हें ख़रीद कर दे देना। सुबह सुबह जो चाहे वहाँ पर आवाज़ें लगाकर बेचते रहें, हमें क्या। अच्छा, अभी तुम वकील को फ़ोन करना चाहते हो? लो करो। ये लीजिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, और कुछ चाहिए? शुक्रिया। ठीक है। सुनो मेरी बात, खुदा तुमसे यही चाहता है। सबसे पहले मैं तुमसे मिली ताकि तुम्हारी ज़िंदगी की रुकावटें दूर हों। उसके बाद ये हादसा। साबिर, तुम इस हादसे का फ़ायदा उठाकर अपने तमाम काम आसानी से कर सकते हो और इसके बाद मैं भी अपने अधूरे काम ख़त्म कर लूँगी। मैं इस होटल के माहौल से अब थक चुकी हूँ। तो अब कहाँ जाओगी? वापस चली जाऊँगी। फिर मेरा क्या होगा? हमारे ताल्लुकात का क्या होगा? कौन से ताल्लुकात साबिर? हाँ, कौन से ताल्लुक की बात करते हो? ये है मेरा और तुम्हारा ताल्लुक। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान की रुकावट है। तुम क्या चाहती हो परिसीमा? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो अब चली जाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं एक मिनट तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरा सब कुछ हो। क्या चाहती हो परिसीमा? तुम क्या कहलवाना चाहते हो साबिर? एक औरत की जिंदगी का हसीन तरीन पल क्या होता है जानते हो कि नहीं? बल्कि कोई मर्द ये नहीं जानता। हसीन तरीन पल एक औरत के लिए
वो वक्त है जब कोई मर्द उसे प्रपोज करता है। वो वक्त जब कोई मर्द औरत से कहे मुझसे शादी करोगी, फिर औरत उसे कहे मुझे सोचने का वक्त हो। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब हाँ में हो या ना में हो। वो पल हैं जब कोई औरत कहे कि मुझे सोचने का वक्त हो। वो पल वो हैं जब एक औरत अपने औरत होने पर नाज करती है, महसूस करती है कि वो कोई रानी है या समंदर की जल परी है। तुम अब तक मुझसे क्या चाहते थे साबिर? तुम ये चाहते हो कि मैं अभी तुमसे कहूं कि मुझसे शादी कर लो? जानते हो, एक औरत के लिए ये कहना सबसे दुश्वार होता है कि किसी मर्द को कहे कि तुम मुझसे शादी कर लो। दरअसल मर्द हाँ करे या ना करे ये अहम नहीं है। अहमियत उस हालत की है जो उस औरत पर तारी होती है। साबिर, तुम उस पल का सोचो जब वो औरत इस बारे में सोचती होगी। वो सोचती है कि वो अपनी तमाम ख्वाहिशात ख़त्म कर चुकी। तुम मुझसे ये कहलवाओगे? परिसीमा, परिसीमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। ये जबरदस्त मौका मिला है हशमत फिरदौस को जेल सुकून का सांस और दौलत के मालिक बन। ये है मेरे और तुम्हारा ताल्लुक, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान की रुकावट। मैं तो अब चली जाऊँ। एक औरत की जिंदगी का हसीन तरीन पल क्या होता है जानते हो कि नहीं? तुम मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। साबिर, ये जबरदस्त मौका मिला है। अरे भाई कौन है? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं था कि आप हैं। पहले इसे खामोश कराओ। बताओ कौन आया है इस वक्त? मेरे दोस्त आए हैं। कुछ नहीं हुआ, तुम अपना काम करो। सर आप अंदर आइए। चलो गाड़ी में बैठो। सर आप और मेरे गरीब खाने में? मैंने कहा ना, चलो गाड़ी में बैठो। ये तो कमाल हो गया। सर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अंदर चलते तो कितना अच्छा होता। मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है रुस्तम। मुझे बताओ बाबा की जमानत का क्या मसला है? सर अब मैं क्या बताऊं आपको, मैंने आपको फ़ोन पे सब बताया तो था। अब दोबारा शुरू से बताओ, किस वजह से बाबा को गिरफ्तार किया है? मैं सच बताऊं आपको तो ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हुआ है। पहले तो फिरदौस साहब ने उस लड़के को अपने ऑफिस से निकाल दिया था। फिर अचानक उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि उस लड़के को हर जगह ढूंढो। इसीलिए मुझे 2 रात 2 दिन जागना पड़ा, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं मिला। अब पता नहीं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उस लड़के से चाहते क्या हैं। सर मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। फिरदौस साहब मुझे बार बार इधर उधर भेजते रहे, क्योंकि वो तो मुझे यहाँ तक कह रहे थे कि ये लड़का मुझे हर कीमत पर चाहिए। सर मुझे आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। सिर्फ यही बात थी? सिर्फ यही नहीं, हम तो बाहर ही थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। जब फिरदौस साहब आए तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बस इतना ही कहा कि कार लेकर मार्केट चले जाओ, और ये भी कहा कि इसकी चाबी अपने पास ही रख के सोना, और कहा कि किसी को कुछ मत बताना। चाबियों को रात को कहाँ रखने का कहा? अपने तकिए के नीचे रखने का कहा। लेकिन कौन सी चाबियां? उनकी अपनी पर्सनल चाबियां, ऑफिस के लॉकर की, घर के लॉकर की, कार की, वगैरह वगैरह। अच्छा सुनो, मतलब अभी चाबियां हैं तुम्हारे पास? जी है ना। लाओ दे दो मुझे चाबियां। माफ कीजिए सर, पर ये चाबियां उन्होंने मुझे अमानत दी हैं। मतलब अब तुम 1.5 फुट के आदमी चाबियों के लिए मुझे मना करोगे? ऐसी बात नहीं है सर, बस ये चाबियां देने से उन्होंने। सुनो बेवकूफ, फिलहाल तो बाबा जान गिरफ्तार हैं, पता भी नहीं है कि कब रिहा होंगे। बेगुनाह भी हूँ, और ये साबित करें कि बेगुनाह हूँ, और उन्हें भी यकीन हो जाए कि बेगुनाह हैं। आने जाने और कागजात बनवाने में, जमानत करवाने में और दस्तखत और मोहर लगाने तक फिलहाल वो अंदर ही रहेंगे। फिर तुम किस तरफ हुए? मेरी तरफ?
और फिर कौन तुम्हारी नौकरी, इंश्योरेंस और तनख्वाह देगा? मैं। वो चाबियां तुम मुझे दे दो। ये चाबियां मेरे पास अमानत हैं सर। मैंने कब कहा कि आपने गलत कहा? आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिरदौस साहब ने ये चाबियां मुझे अमानत दी हैं और मैं खयानत कभी नहीं करूंगा। कितनी कीमत लोगे? कीमत किस चीज की? अमानतदारी की। बगैर सोचे समझे ये आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? भला ये कैसी बात हुई? पकड़ो इसे। ये क्या है सर? करंट नहीं मारेगा। पकड़ो इसे। सिर्फ एक कागज है। पकड़ो इसे, जरा एक नजर देख लो। क्या अभी मैं कुछ फजूल कर रहा हूं? फिरदौस साहब को अगर पता चल गया तो मेरी खाल उतार देंगे। फिरदौस साहब को पता नहीं चलेगा। आप उन्हें नहीं जानते सर। कह रहा हूं कि नहीं पता चलेगा। और हाँ, मुझे सब चाबियां नहीं चाहिए। एक डुप्लीकेट चाबी सिर्फ लॉकर की चाहिए। अगर कल परसों मेरे बाबा आ गए तो कुछ नहीं, इसे फेंक दूंगा। और अगर वो नहीं आ सके तो किसी न किसी तरह तो काम चलाना होगा ना। क्या कहते हो? काम तो चलाना ही है ना? काम चला ही लूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, इतनी रात को कोई करीब में चाबी बनाने वाला है जो खुला हुआ हो? जरूर होगा। ठीक है। मेरी बीवी हमेशा कहती है मर्द को दिन भर बाहर रहना चाहिए और रात होते ही घर आ जाए, लेकिन जब हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो कहती है दिन भर भी और आधी रात तक भी बाहर काम करो और बाकी आधी रात आराम करो। साबिर साहब, आपको कसम है, देखें फिरदौस साहब बन गई जनाब। तुम बेफिक्र रहो, पता नहीं चलेगा। जाओ इस चेक को कैश करो। ये लीजिए, असली चाबी को पहचान भी नहीं सकते। इसे पैसे दे दो। क्या हुआ है साबिर? हेलो? लॉकर की चाबी अब मेरे पास है। तुम्हारे पास? रुस्तम से हासिल की है। मेरे बाबा ने उससे कहा था कि लॉकर की चाबी अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना। मैंने भी लॉकर की एक डुप्लीकेट चाबी बना ली है। क्या बात है तुम्हारी, जबरदस्त काम किया तुमने। अब तुम्हें यकीन हुआ होगा कि मेरे अंदर भी तुम्हें पसंद करने की काबिलियत मौजूद है। हाँ, वो तो है, काबिलियत तो है, लेकिन अभी ये साबित करो कि काबिलियत है ताकि मैं तुम्हें पसंद करने लगूं। मुझे क्या करना होगा? वही जो तुम्हें करना चाहिए, इसे साफ कर दो। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया है। काफी देर से फोन कर रही हूँ, किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। साबिर साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब। हम तो परेशान हो गए थे, कहाँ चले गए थे आप? बाहर था। सुने साबिर साहब, क्या है? फिरदौस साहब अभी तक नहीं आए हैं। आप जानते हैं कि कहाँ हैं? लॉकअप में।
लड़कियां कहाँ हैं? वो दोनों अपने कमरे में सो रही हैं। उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी? लॉकअप में? आखिर क्यों गए हैं? साबिर की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। खुदा करे सब खैरियत हो। चले अंदर, अब कोई फायदा नहीं। साबिर साहब, साबिर साहब, आपका फोन आ रहा है। हेलो। तुम अभी तक सो रहे हो? तुम बाहर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मालूम मैं किस तरह खुद घर आ गया। तुम सारी रात जाग रहे होगे ताकि अपने प्रपोज करने का जवाब सुन सको। टाइम क्या हो रहा है? 10 बजे हैं। अरे मुझे ऑफिस में कितना काम है, देर हो गई मुझे। सुनो साबिर, एक काम सब कामों से ज्यादा जरूरी है। तुम्हें मेरा जवाब नहीं सुनना? क्यों नहीं, इंतजार कर रहा हूँ। अभी नहीं। फिर कब? वहीं आकर बताऊंगी। यहाँ पर क्यों? क्या हुआ, किससे डर रहे हो? किसी से नहीं। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यकीन ना हो कि तुम इस घर के मालिक हो? हाँ हाँ मालूम है मुझे, लेकिन तुम ऑफिस क्यों नहीं आ जाती? चाहती हूँ उसी घर में आकर तुम्हें जवाब दूं। मगर क्यों? अच्छा ठीक है साबिर, जब मिलूंगी तभी जवाब दूंगी। फिलहाल कोई काम तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, अगर यहाँ आना चाहती हो तो आ जाओ। ठीक है, अभी बिजी हूँ, 1 घंटे बाद आती हूँ। जीवार, जीवार। जी आ रही हूँ। जी बोले।
लड़कियां कहाँ हैं? सुबह वो लोग बाहर चली गई हैं। कह रही थी कि अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जाएंगी। ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। 1 घंटे बाद मेहमान आएंगे। नीचे सब ठीक तो है? जी ठीक है। साबिर साहब। क्या है? फिरदौस साहब कब तक वापस आएंगे? कुछ पता नहीं। अली रजा कौन है? जी हाँ, मैं हूँ, आ रहा हूँ। हामिद अली खानी। मैं हूँ। जवाद सईदी। मैं हूँ। हसन अशरफी। जी मैं हूँ। खुदा हाफिज। हशमत फिरदौस। हाँ मैं हूँ। आ जाइए। इसका क्या हुआ? हशमत फिरदौस आप हैं या नहीं? हाँ मैं ही हूँ। बस तो आप आ जाएं। सुनो, मैं वापस आता हूँ। अमीर खुसरवी। जी जी मैं आ गया। अशकान पायदार। जी मैं हूँ, आ रहा हूँ। कासिम साबरी। जी आ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा भाई, खुदा हाफिज। असगर हाजियान। जी आ रहा हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। तैमूर कादरी। जी जी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाजी। वालेकुम अस्सलाम हशमत। माफ़ कीजिएगा सर, आपका कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए मजबूर होकर मैंने हाजी साहब को तकलीफ़ दी और इनको यहाँ ले आया। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब आप भी बैठें। सुनो। जी सर। तुम बाहर जाके बैठो। जी अच्छा। माफ़ी चाहता हूँ हाजी साहब कि इन्होंने आपको तकलीफ दी और यहाँ बुलाया। शर्मिंदा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि हाजी खुदाबख्श 24-25 साल पहले हमारे इंचार्ज थे। हमारे पूरे इलाके के इंचार्ज भी यही थे। हाजी साहब की बात उस वक्त भी और आज भी मेरे लिए हुक्म है फिरदौस साहब। हाजी साहब, इनकी बात हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। आपको बताना चाहूँगा कि जो बातें हाजी साहब आपके बारे में बता रहे हैं और वो रिपोर्ट जो सिपाही ने मुझे दी है, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिपोर्ट मिली है कि आपने ख़ुद ये कहा है कि उस होटल में आप गए थे और उस लड़के से नशा ख़रीदना चाहते थे। आपके सिपाही ने सही लिखा है हशमत। और हाँ, मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि ना तो आप और ना ही वो लड़का दोनों नशा नहीं करते हैं। जी हाँ, नहीं करते। तो आप मुझे ये बताएं कि उस लड़के से जो आप नशा ख़रीद रहे थे तो क्या वजह थी? फिरदौस साहब, आप सुन रहे हैं फिरदौस साहब? हाँ। आपने सुना मैंने क्या पूछा है? जी हाँ, सुन लिया है मैंने। तो फिर? झूठ बोला था। क्या कहा? इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग रह रहे हैं, एक ही बात पर 100 बार झूठ बोला करते हैं। मैंने तो सिर्फ एक ही बार। इतनी आसानी से?
झूठ, वो भी कानून के साथ। फिरदौस साहब, जो काम आपने किया है जुर्म कहलाता है। आपके झूठ की वजह से एक और शख्स मुसीबत में फंस गया। आप जानते हैं इसका क्या नतीजा हो सकता है? आपने उस जवान लड़के पर इल्ज़ाम लगाया है। अगर वो लड़का चाहे तो आपकी कंप्लेन कर सकता है। ऐसा क्यों किया आपने फिरदौस साहब? जी। क्यों किया? बेहतर है कि आप मुझे जवाब दे दें। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ज़ाती सवाल पूछ सकता हूं आपसे? जी पूछें। आपके बच्चे हैं? 4 बेटे हैं मेरे। माफी चाहता हूं मैं आपसे, क्या वो आपके साथ ही रहते हैं? बिल्कुल। जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूं शायद वो फजूल होगी। एक ज़माने में मेरा एक उस्ताद था, उसका नाम रहमत खुरासानी था। हम उसे उस्ताद रहमत कहते थे। ये उस्ताद रहमत कभी कभी एक लफ्ज़ में बात करते थे और उसका मतलब पूरी एक किताब जितना होता था। अक्सर वो एक शेर पढ़ा करते थे, टाइम हो या ना हो अच्छा लगता था। वो शेर तो पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन उसका एक मिसरा याद है जो बड़ा मजा देता था। वो ये था कि वो कहते थे, फर्क है कि उसे उसका चाहने वाला ले गया और वो जो उसे आंखों में पसंद करता था। यही आपकी और हमारी कहानी है। आपके और मेरे दरमियान फर्क सिर्फ यही है। समझ रहे हैं? अच्छा, आप कहते हैं तो बताऊंगा। मेरे 2 बेटे थे। साबिर साहब, साबिर साहब, साबिर साहब, आपके मेहमान आ गए हैं। कैसर से कहो दरवाज़ा खोल दे। तुम अनीस को लेकर बाहर चली जाओ ताकि वो फ्रेश हो जाए। जी अच्छा। अनीस बाजी, क्या आपको मालूम है कि साबिर की मेहमान कौन है? एक औरत है, और वो भी वो कि लगता है अभी सिनेमा की स्क्रीन तोड़कर बाहर आई है। ऐसे एक्शन दिखा रही है। पता नहीं उसे क्या काम है साबिर साहब से। आप यहीं रहिएगा, मैं अभी आती हूँ। इस तरफ आइए।
वेलकम टू माई हाउस। क्या लेंगी, चाय, कॉफ़ी या कोई जूस? एक ग्लास ठंडा पानी। साबिर साहब, क्या है? कोई चीज़ चाहिए तो मैं ले आऊं? नहीं। आपको मुझसे कोई काम तो नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं है। जी अच्छा। क्या हुआ? मालिक बन जाने का कितना सुकून है ना। क्या पहले मैं कोई मुलाजिम था? मुझे क्या मालूम। अच्छा, तो फिर? मतलब तुम्हें अब इंतजार है? हाँ। उस पर अगर मैं कहूं कि मुझे मंजूर है तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? क्या मतलब कि बुरा तो नहीं लगेगा? 3 बीवियां एक ही घर में तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं होंगी? साबिर, तुम्हें नहीं पता कि पिछले जमाने में इतनी बीवियां कैसे रहा करती थी? कौन सी बीवियां? एक जो औरत इस वक्त व्हील चेयर पर है, जिसे हर वक्त देखभाल की जरूरत रहती है, जो मुसीबत है मेरे लिए, क्या उसे बीवी कहोगी? शरीयत के हिसाब से और मुल्क के कानून के मुताबिक मुझे ये इजाजत है कि उसकी हालत देखते हुए मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। और उस दूसरी का क्या होगा? उसके लिए तुम्हें कौन सा कानून इजाजत देगा कि एक शादी और कर लो? वो आहिस्ता बोलो, इतना तेज मत बोलो। मैं यहाँ इनकार करने नहीं आई, कहने आई हूं कि मंजूर है। सच में? हाँ, सच में। ये भी मैंने इसलिए कह दिया कि जान लो कि मैं जानती हूं कि क्या कर रही हूं और कहाँ आ रही हूं। जानती हूं कि क्या मुसीबत अपने जान ले रही हूं। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। जाओ चेकबुक ले आओ। अच्छा ठीक है। ये रही चेकबुक। बैठो और एक चेक लिखो। बैठो। हैरान होंगी अनीस बाजी, हैरान। मैं भी सुनकर हैरान हो गई थी। उस वक्त जब फिरदौस साहब ने मुझसे पूछा कि मेरे बेटे से शादी करोगी या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जन्नत के सारे दरवाजे मेरे लिए खुल गए हैं। लेकिन वो जन्नत के दरवाजे नहीं थे अनीस बाजी। और जो दरवाज़ा खुला था, अस्तगफुरुल्लाह, उन दिनों मेरे चाचा का बेटा मुझसे शादी करना चाहता था। जैसे ही उसने सुना, कहने लगा, जीवार ऐसा नहीं करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उन लोगों के काबिल नहीं हो, ऐसा नहीं करो।
लेकिन मुझे तो इन सब बातों के बारे में मालूम ही नहीं था। मैं सोच रही थी कि इतना आलीशान घर, इतनी गाड़ियाँ, इतने अमीर लोग, मैं तो खूब ऐश करूँगी। पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इसलिए नहीं कि मेरे चाचा का बेटा मैकेनिक था, बल्कि मैंने खुद ही उसके बारे में सोचा। उसे सुबह से रात तक कितना काम करना पड़ेगा, तब वो इस काबिल होगा कि मेरे लिए सड़क पे मिलती हुई एक चीज़ ख़रीद सके। उसके बाद मेरी खालाजाद बहन से उसकी शादी हो गई। एक मैकेनिक की दुकान भी है उसकी। सुना है अपनी बीवी के साथ हज पर भी गया था। एक खातून बता रही थी कि सब औरतें उसे हाजन साहिबा कहकर बुलाती हैं, और हम अभी तक वहीं के वहीं हैं। फिरदौस साहब खुद तो जेल चले गए हैं, अब पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे। और एक ये हैं साबिर साहब। अब मैं आपको क्या बताऊं अनीस बाजी, क्या क्या बताऊं आपको। अरे वो देखो अनीस बाजी, वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जीवार हो ना? जी हाँ। बैठो। नहीं मैडम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बैठो जीवार बाजी। पढ़ना आता है? जी हाँ, मैंने 9 जमात तक पढ़ा है। इसे ले लो। इसकी रकम को पढ़ो। 500,000 रुपये। मतलब कितने हुए? 5 लाख रुपए हुए। शाबाश। ये दस्तखत पहचानती हो? मेरे ख्याल से ये साबिर साहब के दस्तखत हैं। ठीक कह रही हो, साबिर के दस्तखत हैं। ये अब तुम्हारे पैसे हैं। अगर तुम वो काम करो जो मैं बताऊंगी, तो इस चेक का सारा पैसा तुम्हारा होगा। फिर तुम इस चेक को लेकर ऊपर जाओगी और एक पेपर पर लिख दोगी कि मैं अपने शौहर को शादी करने की इजाजत देती हूँ। या फिर इस चेक को लेकर कल साबिर के साथ अदालत जाओगी और वहां से तलाक ले लोगी। हो सकता है कि तुम एक और काम करना चाहो। जायदाद में अपना हिस्सा मांगोगी, चालाकी दिखाओगी और खुद को पागलों की तरह मारना शुरू कर दोगी। उस वक्त बहुत कम पैसों में, चंद हजार रुपयों में मैं ये काम वकील से आराम से करवा सकती हूँ। पलक झपकते ही तुम्हारा तलाकनामा तुम्हारे हाथ में होगा। फिरदौस साहब जेल में हैं, हो सकता है कभी बाहर ना आए, और अगर बाहर आ भी गए, मैं चाहती हूँ कि तुम ये जान लो कि आज के बाद इस घर का मालिक साबिर है, वही सारी जायदाद का मालिक है। फिरदौस साहब भी अब अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारी क्या मदद करेंगे? ना कोई और। अच्छा, अब अच्छी तरह सोच लो और अभी इसी वक्त बता दो। मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। ये ना कहना कि फलां से मशवरा करना है, इस्तिखारा निकलवाना है, उसको बताना चाहती हूँ, ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। या फिर ये चेक पकड़ो और जो काम बताया है वही करो, वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगी और तुम्हारा मकबरा बनवा दूंगी। फिर तुम क्या करोगी? पकड़ो इसे।
सोच रही हो तुम मेरा कल हो, या मैं तुम्हारा गुजरा हुआ कल हूं? हाँ, दोनों नहीं। हाँ, ना तुम मेरा कल हो और ना ही मैं तुम्हारा कल। कल कल था, आज आज है। आज के लोग आज के ही लोग हैं, कल वाले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, मैं अनीस बिल्कुल नहीं हूं, मैं परिसीमा हूं। तुम छोटी चोर हो, मैंने पूरा का पूरा बादशाह चुराया है। तुम एक हिस्सा हासिल करना चाहती थी, मुझे सारी जायदाद चाहिए। मेरा और तुम्हारा फर्क साफ जाहिर है। तुम हशमत फिरदौस का हिस्सा लेना चाहती थी, मुझे हशमत फिरदौस की जान माल सब चाहिए। कल के और आज के लोगों में यही फर्क है। तुम कल की एक बहुत बुरी औरत थी, जिसमें लिहाज भी ना था, कदर भी नहीं थी, बेइंसाफ भी थी, बेवकूफ भी थी। अनीस साहिबा, बुरे को बुरा ही होना चाहिए, काले को काला होना चाहिए, शैतान को खुद शैतान होना चाहिए। आज के बुरे लोग ऐसे ही हैं। बस मैं तुम जैसी नहीं हूं, बिल्कुल अनोखी हूं। इस तरह से मुझे नहीं देखो कि जैसे सब तुम जानती हो और मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें कह रही हूं, इस तरह मुझे मत देखो। सुनो जाहिल, तुम अब कुछ भी नहीं हो, एक गोश्त का टुकड़ा हो जो व्हील चेयर पर बैठी हुई है, यहां तक कि एक बटन भी नहीं दबा सकती कि जरा दूर जा सके। अगर तुम्हारी कोई मदद ना करे ना तो तुम यहां से हिल भी नहीं सकती हो, ढांचा बनकर बढ़ जाओगी। बस तुम अब कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें कह रही हूं, इस तरह मुझे मत देखो, मत देखो मुझे इस तरह। अब देखोगी मुझे इस तरह से? बोलो, देखोगी इस तरह से? बताओ मुझे, अब देखोगी इस तरह से? बताओ मुझे, अब देखोगी इस तरह से? देख रही हो ना तुम कितनी कमजोर हो चुकी हो कि सोचा भी ना होगा। तुम्हें अब नीचे फेंकना कितना आसान है मेरे लिए। अनीस, सुन लो, अब दोबारा मुझे इस तरह मत देखना, मत देखना दोबारा इस तरह। अनीस साहिबा, बस ख्याल रखना कि ये उंगली इस बटन पर ही रहे, फिर तुम सीधी जहन्नुम में जाओगी। हाँ, सीधी जहन्नुम में जाओगी। मोहम्मद रुदबारी जी। रशीद जब्बार जी साहब, मैं हूँ। हुसैन पीरयेश ये तुम रुको जरा, तुम एक धोखेबाज इंसान हो। तुम्हारी वजह से फिरदौस साहब को जेल की हवा खानी पड़ी। आखिर तुमने ये सब किया क्यों? शोर नहीं करो, नीचे उतर के खड़े हो। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम जा सकते हो। लगता है कल रात बुरी गुजरी है। जी जनाब। फिरदौस साहब ने खुद ही बयान दे दिया है कि तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। तुम जानते हो कि तुम भी इनकी कंप्लेन कर सकते हो। जी हाँ जनाब। तो फिर
मुझे कंप्लेन नहीं करनी। तुम्हें रिहा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जा सकते हो। घर का पालतू कबूतर फिरदौस साहब वो कबूतर होता है जो अगर 7 आसमानों में भी उड़ता रहे तो आखिर में थक हार के आप ही के घर में उतरता है। उस वक्त वो आपका पालतू कबूतर कहलाता है, ना कि वो कबूतर जिसको आप जबरदस्ती कैद करके रखे। तो वो आपका पालतू कबूतर नहीं कहलाएगा और आपका कभी भी नहीं होगा। नहीं होगा। हाजी साहब जी बोलें। कानून के नुमाइंदे को गलत इत्तलात देने के जुर्म में फिरदौस साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। हम इसे अदालत में भेज देंगे। एक समन इनके घर आ जाएगा। इन्हें अदालत में हाजिरी देनी होगी। बाकी सब मामलात इस केस पर काम करने वाले ऑफिसर के होंगे। ये मेरा फर्ज बहुत था। शुक्रिया आपका। हाजी साहब सब खत्म हो गया ना? हाँ खत्म हो गया सब। सर मुझे तो पहले ही इस लड़के पे शक था कि ये लड़का जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस लड़के को काम पे नहीं रखो, लेकिन अपना मुंह बंद कर लो। जी अच्छा। माफ कीजिएगा हाजी साहब। कोई बात नहीं। तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर आप जेल चले जाते तो मुझे तनख्वाह कौन देता? मतलब ये कि तुम असुलिया अब काम करने के लिए नहीं जाओगे? मेरे पास अभी भी काम मौजूद है, लेकिन अगर आपको अपनी मार्केट में मेरी जरूरत है तो। अच्छा, आखिर मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी माहिर लड़के? रुस्तम। जी सर। कल से अपने साथ माहिर को मार्केट लेकर जाओगे। इसे टेबल के पीछे बिठाओगे ताकि ये रसीदें बना सके। ये क्या करेगा सर? एक तो तुम 1.5 फीट के हो, मेरी आवाज तुम तक सही नहीं पहुंचती। नहीं सर, आ रही है। समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर समझ गए हो तो उस पर फौरन काम करो। चलो उठो चलें। अच्छा चलता हूँ हाजी साहब। हाँ बेटा जरूर। खुदा हाफ़िज़। सर आप मलायरी साहब के साथ चले जाएं, हम लोग टैक्सी में चले जाएंगे। सर मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आप आ जाइए। हाजी, लग रहा है जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूं और उतर रहा हूं। इंशाअल्लाह। हाँ चलो उतर रहा हूं। सोचा था खाना साथ खाओगी। रात को खाएंगे डिनर। अपनी बीवी से लिखवा लोगे ना? हाँ हाँ। दस्तखत किए उसने? हाँ कर दिए। ठीक है। आज रास्ता मुझे इतना लंबा क्यों लग रहा है? ट्रैफिक ज्यादा है सर, चौरंगी के बाद है, पहुंचने वाले हैं। एक मिनट रुको।